जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10 साइंस का वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में हम प्रत्येक चैप्टर का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और ये क्लासें आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले हम आएंगे पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को कितनी भागों में बांटा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि वे क्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे C+O2, यानी अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसमें जिन पदार्थों की आपस में क्रिया करवाई जाती है उन्हें हम कहते हैं अभिकारक पदार्थ। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अभिकारक पदार्थ। जिन पदार्थों की क्रिया करवाई जाती है उन्हें हम कहते हैं अभिकारक पदार्थ। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं उत्पाद पदार्थ। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं यानी जो क्रिया करते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और उन क्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। इसका हम दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ले लें NH3 यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे जब आप आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं ये कौन कौन से हैं? तो अमोनिया है और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या क्या है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसलिए इन्हें हम कहेंगे अभिकारक पदार्थ। क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे अभिकारक पदार्थ। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं यानी अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ होते हैं
उन्हें अगर हम सूत्रों के रूप में या उनके संकेतों के रूप में प्रदर्शित कर दें तो जो समीकरण बनती है उसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ब्रैकेट में हम लिखेंगे अभिकारक व उत्पाद पदार्थ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? तो अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ। अभिकारक क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि जो पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे हम कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। को उनके संकेतों या सूत्रों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे अगर हम लिख दें कि सुक्रोज प्लस जल और ये मिलेगा तो बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम सुक्रोज के सूत्र को लिख दें C12H22O11, जल के सूत्र को लिख दें H2O और रिएक्शन करवाएं तो ये बनेगा C6H12O6 और इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, यानी ये आपका बन गया ग्लूकोज। ये क्या बन गया? ये बन गया ग्लूकोज। और ये आपका सुक्रोज का सूत्र है और ये जल का सूत्र है। तो जब हमने सुक्रोज प्लस जल और ग्लूकोज का निर्माण किया तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम इन पदार्थों को, जो आपके अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ हैं, उनको इनके सूत्रों के रूप में व्यवस्थित कर दें तो जो समीकरण बन रही है, इस समीकरण को ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे C या आप ले लें S+O2 और ये बन जाएगा SO2। तो यहाँ पे सल्फर का संकेत है, सल्फर का प्रतीक है। ये ऑक्सीजन का सिंबल है और ये जब आपस में मिलते हैं तो SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। तो हमने पदार्थों को उनके संकेतों में लिख दिया, यानी पदार्थों को उनके सूत्र या संकेतों में लिखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगी उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगली हेडिंग पड़ेगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये जानेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक पदार्थ होते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, यानी उत्पाद पदार्थ, इन दोनों की मात्राएं हमेशा
बराबर होनी चाहिए, जिसे हम रिएक्शंस को संतुलित करना कहते हैं। इनके मात्राएं हमेशा बराबर होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। और इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम संकलन या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, तो अगर इसका नाम बदल करके आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संकलन अभिक्रिया क्या है या योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि योगात्मक कहें या संयोजन कहें या संकलन कहें, ये तीनों ही अभिक्रियाएं एक ही होती हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखेंगे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है योगात्मक अभिक्रिया, ये भी आपको याद रखना है। संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। संकलन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे S+O2 क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। दो पदार्थों को आपस में मिलाया गया तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। या इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे N2+S2, ये बनाएगा अमोनिया यानी NH3। अब इसमें हमें बैलेंस करना है, क्योंकि हमने जाना कि अभिकारक पदार्थों की जितनी मात्रा होगी उतनी ही उत्पाद पदार्थों की होगी। रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तभी आपकी रिएक्शन सही मानी जाएगी। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 है, अगर हम इसके सामने 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये हमने जाना कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों का जितना ही द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद पदार्थों का भी होता है। यानी उसमें ना तो अभिकारक पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा हो सकता है और ना ही उत्पाद पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा हो सकता है। बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम आएंगे अगले हेडिंग पे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन भी इसे कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है,
वह क्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब एक ही पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ टूट करके बनते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अपक्रिया। इसमें हम लिखेंगे वह क्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इसे हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आपका एक पदार्थ है और ये जब वियोजित होता है तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब अमोनियम क्लोराइड का वियोजन होता है या अपघटन होता है तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है, दो नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? वियोजन अपक्रिया करवा रहे हैं। ये आपका बना अमोनिया, ये अमोनिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी यह एक प्रबल अम्ल होता है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग हम डालेंगे, तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन को हम विस्थापन भी कह देते हैं। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु, इस प्रकार की क्रियाओं में दो प्रकार के तत्व भाग लेते हैं, दो प्रकार के धातुएं भाग लेती हैं, एक सक्रिय और एक कम सक्रिय। इनकी सक्रियता श्रेणी से निर्धारित होती है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित होती हैं और जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं वो हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित होती हैं। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से हटा देती है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से हटा देती हैं, ऐसे अपक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो इसमें हम लिखेंगे वह अपक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को उनके स्थान से हटा देती हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। 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 इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। CuSO4 प्लस Zn यानी जिंक धातु है और ये आपका कॉपर सल्फेट है। जो जिंक है ये सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर उपस्थित है। तो जो धातुएं ऊपर उपस्थित होती है सक्रियता श्रेणी में वो अधिक सक्रिय होती है
यानी जिंक अधिक सक्रिय है, तो अधिक सक्रिय कम सक्रिय वाले को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा या उसके स्थान से हटा देगा, यानी जिंक कॉपर के स्थान पर आ जाएगा और कॉपर जिंक के स्थान पर आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और कॉपर जिंक के स्थान पर आ जाएगा यानी कॉपर एकाकी रूप से रह जाएगा। तो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को उनके स्थान से हटा देती हैं, तो ऐसे क्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रासायनिक अपक्रिया पे, अगली हेडिंग डालेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या होता है कि विस्थापन में एक ही स्थान से विस्थापन होता है, जैसे Zn जो है वो कॉपर के स्थान पर चला गया और कॉपर यहाँ पे एकाकी रूप से रह गया, अकेला रह गया। लेकिन जो द्विविस्थापन अपक्रिया होगी उसमें जिंक अगर कोई यौगिक बनाएगा तो कॉपर भी जिंक के साथ में जो दूसरा कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा या जिंक के साथ में जो दूसरा परमाणु जुड़ा होगा उसके साथ बाहर निकलेगा, यानी Cu के साथ भी कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, ये Cu अकेला नहीं रहेगा। और ऐसी अपक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया अगली हेडिंग डालेंगे हम द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन क्रिया वह क्रिया है जिसमें दो आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा यानी दो आयनों के परस्पर आदान प्रदान द्वारा नए यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे क्रिया को हम द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ZnSO4 का निर्माण हुआ था और Cu आपका ये अकेला रह गया था, यानी केवल एक ही आयन का विनिमय हुआ था, केवल सल्फेट आयन का विनिमय हुआ था। लेकिन द्विविस्थापन में दो आयनों का परस्पर आदान प्रदान होगा। तो इसमें हम लिखेंगे वह अपक्रिया जिसमें दो आयनों के परस्पर विनिमय से, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, परस्पर विनिमय से एक नए यौगिक का निर्माण होता है या परस्पर विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जब आपस में मिलेंगे तो Ag का Cl आयन के साथ प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी Ag जो है वो Cl के साथ अपना एक अलग कंपाउंड बनाएगा और सोडियम ये NO3 के साथ अपना एक अलग कंपाउंड बनाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा NaNO3, सोडियम Na और NO3 यानी नाइट्रेट, तो ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट। और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा Ag और Cl यानी सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापन जो है या विस्थापन जो है ये दो आयनों के मध्य हो रहा है, नाइट्रेट और क्लोरीन आयन। वहां पे क्या था, विस्थापन में केवल एक ही आयन का विस्थापन हो रहा था, यानी एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से हटा देता था और कम सक्रिय धातु ये एकाकी रूप से रिएक्शन में मौजूद हो पाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिस्थापन दो साइड से होगा, यानी अगर AgCl का प्रतिस्थापन करेगा सोडियम से तो सोडियम भी सिल्वर से NO3 का प्रतिस्थापन कर देगा और इस तरीके से बनेगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर फ्लोराइड। ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इसे आप नोट कर लेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया।
यानी अगली अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्रिया वह क्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे जिसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में जलाते हैं, आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का निर्माण होता है और यह क्रिया आपकी कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग हम डाल देंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जो इसकी विपरीत होती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के ठीक विपरीत होती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है उसे हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में मिलाते हैं और जब ऊष्मा की कुछ मात्रा आपस में मिलाई जाती है तब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया जाता है तो इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसके उपरांत क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने दो इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो दो बार है, इसलिए सामने दो लगा दिया गया। इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डबल हो गए। इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। और इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली अपक्रिया पे। अगली अपक्रिया की हेडिंग डाल देना है ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगली हेडिंग डाल देना है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया। सातवां प्रकार होगा ऑक्सीकरण अपक्रिया।
ऑक्सीकरण क्रिया वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो ऐसी एक क्रिया इसमें हम लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना पाया जाए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम जानेंगे। जैसे ये आपका कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन को हम जोड़ दें तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? इसलिए इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम सल्फर में ऑक्सीजन जोड़ दें तो आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये कौन सी क्रिया हो गई? ये आपकी कहलाएगी ऑक्सीकरण क्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे अपचयन क्रिया, जो ऑक्सीकरण क्रिया की ठीक विपरीत होती है। जो ऑक्सीकरण क्रिया के ठीक विपरीत होती है उसे हम कहते हैं अपचयन क्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी उपचयन कहो या ऑक्सीकरण कहो, ये दोनों एक ही होते हैं। अपचयन क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना पाया जाए। यानी ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन निकलता था, लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना पाया जाए। ऑक्सीजन का निकलना पाया जाए अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे ये आपका सल्फर है, इसमें हम हाइड्रोजन का योग करा दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपकी कहलाएगी अपचयन क्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है। दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में हम हाइड्रोजन गैस मिला दें तो ये बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा? NH3 यानी अमोनिया बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है तो हम 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6। यानी इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने 3 लगाना पड़ेगा, जिससे ये 2 3 6 हो जाएगा और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन निकले, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाने के बाद में, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद में एक रिएक्शन बनती है, एक अभिक्रिया बनती है, जिसे हम अपचयोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जानेंगे क्या होती है, और उसके साथ ही आपका ये रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स पे आएंगे, जैसे आपका संक्षारण क्या होता है या विकृत गंधिता क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम अपचयोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं।
चयोपचय, अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। कहीं कहीं पे आपको रिडॉक्स लिखा नजर आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रिडॉक्स या रिडॉक्स कुछ भी लिख सकते हैं। अपचयोपचय या रिडॉक्स अभिक्रिया यह क्या होती है? तो वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ संपन्न होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे वह क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर संपन्न होते हैं, एक साथ एक ही समय पर संपन्न होते हैं। एक साथ एक ही समय पर संपन्न होते हैं, अपचयोपचय या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे CuO प्लस Zn, CuO प्लस Zn, तो ये हो जाएगा Cu प्लस ZnO। क्या हो जाएगा? Cu प्लस ZnO। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अपचयन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये ऑक्सीकरण है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक ही साथ में आ गए, इसलिए इसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा इसे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर संपन्न होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे देखेंगे CuO, यहाँ पे Cu बच रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रही है, ऑक्सीजन हट जा रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन निकलने को हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। यहाँ पे Zn है, यहाँ पे ZnO हो गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी है, ऑक्सीकरण भी है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसे आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे संक्षारण। इस तरीके से हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में रासायनिक अभिक्रिया के 9 प्रकार को जाना, जिसमें संकलन अभिक्रिया, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और अंत में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जाना। अब हम हेडिंग डालेंगे संक्षारण। संक्षारण यानी इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो हमें परिणाम देखने को मिलता है विभिन्न पदार्थों में, वो किस तरीके से होते हैं? तो संक्षारण का मतलब होता है कि नमी और वायु के संपर्क में आने से धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, इस प्रकार की घटना को हम संक्षारण कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से, नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की परत दर परत खराब हो जाना,
परत दर परत खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। परत दर परत इसलिए लिखी गई कि जब धातुओं की ऊपरी परत खराब होती है, फिर धीरे धीरे जो ऑक्सीकरण है वो उसके अगली परत पे आ जाता है, फिर वो परत नष्ट हो जाएगी, फिर अगली परत पे आएगा। इस तरीके से उसकी परत दर परत खराब हो जाती है। और अगर हम संक्षारण की क्रिया को ना रोकें तो पूरा धातु आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे परिभाषा में हमने लिखा कि नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की परत दर परत खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे विकृत गंधिता। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट की अंतिम हेडिंग है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? वसा युक्त या तैलीय भोजन के, तेल युक्त भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। यानी जब भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो इसमें हम लिखेंगे कि वसा युक्त या तैलीय भोज्य पदार्थों के, वसा युक्त या इसे हम लिखेंगे तेल युक्त, वसा युक्त या तेल युक्त भोज्य पदार्थों के, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने की घटना को, उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने की घटना को, परिवर्तन आने की घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। यानी विकृत गंधिता क्या है? तो वसायुक्त या तेल युक्त भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने की घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम चैप्टर 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।